नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज दिल्ली में जमकर बारिश हुई सुबह सुबह, और बारिश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की भी हुई इसी दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यालयों में। दरअसल पिछले 8 सालों से देश की सत्ता और तमाम सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को मनमाने तरीके से चलाने के बावजूद बीजेपी अपने विपक्षी दल कांग्रेस से घबराई हुई ही नजर आती रही है। मगर आज तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के आगे कहें तो बीजेपी बुरी तरह से पस्त नजर आई। मोदी सरकार की घबराहट और बौखलाहट आज दिल्ली से लेकर देश के उन तमाम इलाकों में नजर आई जहां कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। देश में लोकतंत्र है और राजनेताओं से लेकर आम जनता को पूरा हक है कि जिस मुद्दे पर उसे तकलीफ हो उसे लेकर वो सरकार के पास जाए, और सरकार उसे सुनने से इनकार करे तो फिर अपने विरोध को प्रकट करे। कांग्रेस ने ठीक यही काम किया। कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने तो इस बार संसद तक में कह दिया कि महंगाई है ही नहीं। आप याद कीजिए, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को तो सब्जियां आज की तारीख में 8 साल पुरानी कीमत पर मिल रही हैं, यानी कि 10-15 रुपए किलो। ये कौन थे आपको पता होगा, नाम लेना क्या आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज ही रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि देश में महंगाई है। खैर, सरकार को महंगाई नजर नहीं आ रही है तो क्या किया जाए। रिजर्व बैंक का कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर कह रहे थे वो सरकार के द्वारा ही नामित है। कांग्रेस इस बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज सड़कों पर कांग्रेस को उतरना पड़ा, और उस विरोध को किस तरह मोदी सरकार ने कुचलने की कोशिश की, इसकी कई तस्वीरें आज दिन भर छाई रहीं। आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे बगल के जो विंडो है उसमें, ये संसद भवन में सोनिया गांधी की लीडरशिप में सोनिया गांधी दिख रही हैं। काले लिबास में तमाम कांग्रेस के सांसद महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं प्रियंका गांधी की, जो संसद से बाहर सड़क पर बैरिकेड फांदती हुई, लांघती हुई। कुछ तस्वीरें लेकर आइए, प्रियंका गांधी की दिखाना हम चाहते हैं किस प्रकार प्रियंका गांधी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आगे आ रही थी, और जब रोका गया तो बैरिकेड को लांघ करके, कूद कर, फांद कर कहें तो पहुंच गई प्रोटेस्ट कर। तो ये आप देख रहे थे प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी जब वहां रोक दी गई तो पुलिस के सामने ही धरने पर बैठ गई प्रियंका गांधी। फिर क्या कुछ हुआ वो भी देख लीजिए जरा। पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को। तो ये आप देख रहे थे प्रियंका गांधी को कैसे विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी थे, उनकी तस्वीरें भी हम देखेंगे। मोदी सरकार के लिए ऐसा महसूस हुआ, या कहें तो एक खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त, और फाइनली प्रियंका गांधी को, प्रियंका से पहले राहुल गांधी को और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि सरकार को महंगाई नहीं दिखती है तो हम उन्हें सिलेंडर दिखाने जा रहे थे, जिसे भराना मुश्किल हो रहा है। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस की दूसरी महिला नेताओं के साथ भी बदसलूकी हुई है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। इसके बाद अगर ये सवाल उठता है कि क्या इस देश में लोकतंत्र वाकई एक याद बनकर रह गया है, तो इस पर बीजेपी को तकलीफ होती है। आइए जरा सुनते हैं कि हिरासत में लिए जाने के बाद क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए जरा। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम?
हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। तो ये प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जो हिरासत में लिए जाने के बाद कार में बैठी हुई और अपनी बात रख रही हैं, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन कार में वो बैठाई कैसे गई, कैसे हिरासत में ली गई, जरा उस तस्वीर को भी देख लीजिए। बिल्कुल एक नंबर ओरिजिनल तस्वीर है, आप तक पहुंचा रहा हूं, देखिए। तो देख लिया आपने प्रियंका गांधी हिरासत में कैसे ली गई, कैसे उन्हें कार में बैठाया गया, कार में बैठने के बाद हिरासत में जाने के बाद क्या कुछ कह रही थी वो आपने सुन लिया। बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जिस तरह कांग्रेस के संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को मजबूती का एहसास होगा और क्या इससे बीजेपी पस्त होगी? जो हल्ला बोल आज कांग्रेस ने किया है, उस हल्ला बोल पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका सबसे पहले परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, उनकी बात भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हमारे जितने पैनलिस्ट साथी हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है प्रकाश हिंदुस्तानी जी। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार आप सब हैं, प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी अमरिंदु उपाध्याय जी का। स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है आज कांग्रेस की तरफ से, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ आवाज। लेकिन मीडिया का जो गोदी मीडिया जिसे कहा जा रहा है, सब यही लिख रहे हैं कि ईडी का अगर वार हुआ कांग्रेस के ऊपर तो महंगाई दिखाई दे रही है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या 8 साल में जो महंगाई हुई, कांग्रेस ने कभी कांग्रेस की जुबान पर ताला लगा हुआ था? कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया? ये भी समझेंगे। हमारे तमाम पैनल साथी जो हैं वो बताएंगे कि क्या कांग्रेस ने कभी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी कि नहीं। क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि ईडी ने जब आपको बुलाया, समन भेजा, तो उसके बाद आप महंगाई पर रोना रो रहे हैं। कितना उचित है ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले लोकतंत्र को लेकर, क्या देश में लोकतंत्र बचा है, इसको लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेता थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। लेकिन राहुल गांधी कुछ सवालों का जवाब भी दे रहे थे। पहले अपनी बात रखे, उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब। उसमें से 3 बाइट आपके लिए निकाल कर लाया हूं। एक एक कर सारी बातें उनकी सुनाएंगे हम लोग और बीच बीच में चर्चा भी हमारे तमाम साथियों के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे और प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है ये समझने के लिए। आइए सुनते हैं लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है।
हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। तो ये सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा है जिसको लेकर बीजेपी बिल्कुल आग बबूला है, लेकिन वो क्या कुछ है उस पर भी चर्चा, लोकतंत्र बचा है या नहीं। लेकिन ये प्रोटेस्ट कितना कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा? क्या कांग्रेस एकजुट होगी? सोई हुई कांग्रेस क्या जागेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आइए समझते हैं प्रशांत टंडन जी से। प्रशांत जी क्या कहेंगे? ये दो तीन चीजें आज राजीव जी यहाँ पे तय हुई हैं दिल्ली की सड़कों पे। एक तो ये तय हुआ है कि ईडी देश की राजनीति को संचालित नहीं कर सकती, और अगर नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई या पुलिस के जरिए इस देश की राजनीति को संचालित करेंगे, तो उसका जवाब आज मिला कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की पार्टी ने उसका जवाब दिल्ली की सड़कों पर दे दिया। दूसरा एक जो दिखाई दिया आज कि बहुत समय से कांग्रेस, जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर एनर्जी नहीं दिखती थी और वगैरह, और कांग्रेस के कुछ नए नेता पिछले कुछ महीनों में, साल में दिखने लगे, और एक नया नेतृत्व कांग्रेस में दिख रहा है। वो महिलाओं में भी दिख रहा है, पुरुष नेताओं में भी दिख रहा है, और नए लोग दिख रहे हैं, और ये नए लोग ही इस कांग्रेस को आगे ले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत समय से, जिसकी चर्चा आपके शो में कई बार की हमने, कि वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी, जिस वजह से राहुल गांधी को उतना मैंडेट नहीं था शायद। वो वैचारिक द्वंद्व वाले आधे लोग तो बाहर निकल गए और चले गए जहां उनको जाना था, जिसमें आरपीएन सिंह भी हैं, जिसमें सिंधिया भी हैं और लोग भी हैं। दूसरे वैचारिक द्वंद्व के लोग जो अंदर, उनकी सांस फूल गई। तो कांग्रेस का ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए बेहतर हुआ है कि इसीलिए कांग्रेस इतना अच्छे ढंग से सड़क पर प्रदर्शन केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में कर पा रही है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईडी तय नहीं करेगा। कांग्रेस का एक तरीके से आप समझिए कि री एनर्जाइज हो रही है, रीबूट हो रही है कांग्रेस। और तीसरी देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें, जो राहुल गांधी ने कहा, देखिए इस देश में सब लोग महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र की संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो या एजेंसियां हो या मीडिया हो या संसद हो, कोई भी संवैधानिक जो उनको मैंडेट है, संवैधानिक जिम्मेदारी जो उनको दी गई है, उसको निभाने में बिल्कुल नाकाम है। कल आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बैठक के दौरान ईडी में जाना पड़ा। ये कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे की का अपमान नहीं है, ये संसद और संविधान का अपमान है कि एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि लीडर ऑफ द हाउस भी है अपनी पार्टी का, उसको अगर बुलाए ईडी और उसको जाना पड़े और उसमें संसद कोई संज्ञान न ले, ये बड़ी चिंताजनक बात है। जो राहुल गांधी ने कहा है, ये आवाजें बढ़ेंगी, और ये आवाजें बढ़ेंगी तो इन इंस्टीट्यूशंस पे भी दबाव बढ़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है, नए चीफ जस्टिस मिलेंगे, उनका नाम भी प्रस्तावित हो गया है। तो ये बड़ा अहम होगा कि इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बनाया जाए। वो जवाबदेह नहीं है। आप देखिए कितने एक्टिविस्ट, कितने पत्रकार, कितने लोग जेलों में हैं,
20-20, 22-22 महीने से बेल नहीं मिल रही है लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम करने का तरीका है वो हम देख रहे हैं, और आज के उससे प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है कि अब जो बाकी जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो रेजिस्टेंस भी अब उनको भी एक हौसला मिलेगा, और वो प्रदर्शन मैंने कल किसी और प्रोग्राम में इस बात को कहा था कि अगले 4-6 महीने में आप देखिएगा कि एक राष्ट्रव्यापी रेजिस्टेंस मूवमेंट इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हमने होते हुए देख ली। बात देख ली है, लेकिन आगाज जो है वो हो चुका है, और ये आगाज कैसा है ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए। प्रेम कुमार जी, आपके पास आऊं, लेकिन राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अपने परिवार के बारे में, गांधी परिवार के बारे में जरा ये सुनना चाहूंगा। आप सबको सुनाना चाहेंगे हम कि क्या कुछ राहुल गांधी ने अपने जो सुबह सुबह जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे गांधी परिवार के बारे में, और जरा सुनिए। और उसके बाद आपके पास सीधा आपसे भी समझना चाहेंगे कि आगाज ऐसा है तो आगे क्या कुछ हम देखने वाले हैं, जरा ये समझते हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। जो सुना आपने, परिवार नहीं है ये विचारधारा है। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस को कितना आगे ले जाएगी ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या जो आगाज है उसको किस रूप में देखते हैं आप? जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि आने वाले 2-4 महीने बाद हम देखेंगे मोबिलाइजेशन जो है वो और भी तगड़ा होगा, बहुत मजबूती के साथ विपक्ष आगे आएगा। आपको भी लगता है ऐसा? जी राजीव जी, मुझे महसूस होता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जनता खुद चाहती है कि लोग आगे आए, बोले। विपक्ष से जनता को उम्मीद है। जनता सोचती है कि लोग, पार्टियां बोल क्यों नहीं रही, ये बेचैनी जनता में दिखती है। और आज जब कांग्रेस बोल रही है तो एक खुशी जो है कि कम से कम कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, बोलती हुई दिख रही है। जो उम्मीद थी, जो बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रही थी कांग्रेस से, ये काम और भी पहले होना चाहिए था, और ये मानना पड़ेगा कि ये काम देरी से हो रहा है। तो इसमें आंदोलन कब होता है? आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या आगे इकट्ठा होगा, ये आंदोलन मजबूत होगा? प्रशांत टंडन जी ने कहा आगे 6 महीने में जो बड़ी गोलबंदी दिख सकती है। उसका जो कारण मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आंदोलन तभी होता है जब जनता चाहती है। नेता के चाहने से आंदोलन नहीं होता है। नेता तो जनता को एकजुट करता है, दिशा देता है। पार्टियां भी विचारों के साथ लैस होकर के दिशा देने का काम करती है। तो ये ठीक ऐसा समय महंगाई को लेकर के है। इसको मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभी अभी जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो अमित शाह जी का बयान चल रहा है, और अमित शाह जी ने बहुत महत्वपूर्ण उनका बयान है इस महीने में कि वो इसी खतरे को भांप रहे हैं, और वो महंगाई के मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के पूरे आंदोलन। वो कह रहे हैं कि आज की तारीख 5 अगस्त की है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, और 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर 3 भागों में बटा, अनुच्छेद 370 हटा।
तो कांग्रेस जो है काला कपड़ा पहन करके जो प्रदर्शन कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये अमित शाह कह रहे हैं। तो समझिए बात कहाँ है। वो फिर से पूरे मामले को धर्म पर ले जाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप किसी भी चर्चा में देख लीजिए, कहीं भी बीजेपी नेता को बोलते देख लीजिए, अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं देते कि महंगाई पर क्या कहना है। अब महंगाई पर देखिए किस तरह की बातें बोली जाती है कि महंगाई तो अमेरिका में भी है, महंगाई तो यूरोप में भी है, महंगाई की दर हमारी उनसे बेहतर है। लेकिन आप ग्लोबल महंगाई को ही देख लीजिए, एवरेज ग्लोबल महंगाई क्या है। एवरेज ग्लोबल महंगाई से क्या हम नीचे हैं या ऊपर हैं? तो निश्चित रूप से हमारे देश में एवरेज ग्लोबल महंगाई की जो दर है उससे हम खराब स्थिति में हैं। अब उसके बाद हमने पूरी इसकी काउंटिंग की, कम से कम 65 देश ऐसे हैं राजीव जी जो कि भारत से बेहतर महंगाई दर यहाँ पर है, यानी कम है, भारत से कम है। बेहतर यहाँ पर आंकड़ा, महंगाई दर जितना कम होगा आंकड़ा उतना बेहतर मानेंगे। तो भारत से बेहतर जो है वो 65 देश है। हम उनका उदाहरण नहीं देते, हम चाइना का उदाहरण नहीं देंगे, हम जापान का उदाहरण नहीं देंगे, हम नेपाल, भूटान, इवन बांग्लादेश का उदाहरण नहीं देंगे, मलेशिया और आपको का उदाहरण नहीं देंगे, वियतनाम का उदाहरण नहीं देंगे। ये सारे देश जो हैं ये सब हमसे बेहतर महंगाई दर वाले हैं, लेकिन हम उदाहरण क्या देंगे जहां सबसे ज्यादा है। क्या आप ये आदत सी बन गई है। कोरोना के दौर में जब मौत हो रही थी तब हम उदाहरण देते थे कि हम अमेरिका से बेहतर है, हम यूरोप से बेहतर है। अरे हम एशिया में सबसे सड़े हुए देश थे, इस मामले में सबसे ज्यादा मौत हमारे देश में हुई। हमने उसको नहीं कहा, हमने कहा कि अमेरिका से हम बेहतर है। और बेहतर क्या है वो भी आंकड़े दबाने में। आज बहुत सारे लोग ग्लोबल आंकड़ा सामने रखते हैं कि हमारे यहाँ देखिए IMF ने तारीफ कर दी, किसी पॉइंट्स को लेकर इकोनॉमिक जो पॉइंट्स है वो भी अनुमान पर आधारित जो फैक्ट्स है कि बेहतर हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं। लेकिन वही ग्लोबल एजेंसियां जब बोलती है कि यहाँ 50 लाख से ज्यादा कोरोना में लोग मारे गए, तो उस पर हम यकीन नहीं करते, बोलते कि यह गलत है। जब वही वर्ल्ड की एजेंसियां कहती हैं कि कुपोषण में भारत की रैंकिंग ये है और ये पिछड़ा हुआ है, हंगर इंडेक्स में पिछड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि नहीं, इनका तो तरीका ही मापने का गलत है। ये पैमाना है। कहने का मतलब ये है कि महंगाई को मानेगी पहले सरकार, तब तो महंगाई कम करने की बात करेगी। महंगाई मानती ही नहीं सरकार। सरकार कहती महंगाई जो है दूसरे देश में हमसे ज्यादा है, इसका मतलब हम मान नहीं रहे महंगाई। पहले क्या होता था राजीव जी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि उम्मीद है कि अगले 3 महीने में हम कंट्रोल कर लेंगे, हमने उपाय जुटाए। 3 महीने बाद फिर नरेंद्र मोदी जी पूछते थे कि देखिए नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह ने ये वादा किया था, कहाँ महंगाई कम हुई। तो एक सरकार जवाब देती थी और विपक्ष उसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता। लेकिन आज क्या है, सरकार बोलती ही नहीं है कि हम महंगाई कम करेंगे या महंगाई को नियंत्रण में कर लेंगे। वो जब हम बोलेंगे ही नहीं तो आप हमें झूठ कैसे ठहराएंगे? तो क्या आप सच्चे हो जाएंगे इससे? अगर आप बोलना बंद कर देंगे इस पर और कहेंगे कि हम सच्चे हो गए, तो आप सच्चे नहीं हैं। महंगाई जो है चरम पर है, जनता का सीधे तौर पर ये सख्त ऐतराज है, इस महंगाई पर गुस्सा है, नाराजगी। आप बात करके देखिए, सड़कों पर हर लोग नाराज हैं महंगाई को लेकर के। और ये सही मौका है राजीव जी कि ये सारे लोग, सारी पार्टियां इसी मुद्दे पर कंसंट्रेट करें। अमित शाह क्या बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल जवाब ना दे। वो 5 अगस्त को क्या हुआ था, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था कि दोबारा हुआ था, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल बात ना करें। सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर बात करें तो जाकर के उनके मकसद को धकेला जा सकता है पीछे और जनता को जोड़ा जा सकता है। ये टसल अभी चलेगा कि महंगाई से सरकार हटाना चाहेगी, दूसरे मुद्दों में उलझाना चाहेगी। और एक बात और अच्छी रही, देखिए महंगाई से अगर कांग्रेस जुड़ी तो देश का कोई टेलीविजन चैनल क्या स्क्रीन से हट पाया? क्या राहुल गांधी से हट गया कि प्रियंका गांधी से हट गया? वो सारे संघर्ष के विजुअल जो है कैद हो गई, जनता की नजरों में कैद। तो ये काम
अगर कांग्रेस कर रही है तो यही वो काम है जो कि करना चाहिए था और आगे भी करना पड़ेगा। इसके बगैर अब कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा और बोलना चाहते हैं संक्षेप में कि लोकतंत्र बचाने की बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वास्तव में अभी लोकतंत्र जो है ये खतरे में नहीं खत्म वाली स्थिति में पहुंच गया है। आप प्रशांत टंडन जी ने ठीक याद दिलाया, ईडी को चलती हुई कार्रवाई से राज्यसभा से ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुला लिया, उनसे पूछताछ कर ली। अरे विशेषाधिकार का क्या हुआ? सदन के विशेषाधिकार का यह हनन हुआ है। भले आज उपराष्ट्रपति ने इसकी सफाई दी है कि हम नहीं रोकना चाहते थे, क्योंकि दीवानी मामला और फौजदारी मामला जो होता है उसके हिसाब से विशेषाधिकार तय होते हैं। दीवानी मामलों में होता है और फौजदारी में जांच एजेंसियों को अधिकार होता है कि वो जांच करें। प्रश्न ये दीवानी फौजदारी का नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे पर कौन सा ऐसा केस दर्ज हो गया कि उनको समन करना, और भी उस वक्त जबकि सदन चल रहा हो, बीच में उठ करके सदन छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि संसद की सर्वोच्चता खत्म हो गई है। संसद की सर्वोच्चता अगर खत्म हो गई है तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। यहां पर मैं डिफाइन करना चाहता हूं क्यों राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो आज बोलने का अवसर है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता प्रतीकात्मक रूप में खत्म हुई है। ईडी एक नेता प्रतिपक्ष को राज्यसभा से लगभग इसको घसीट कर ले जाना बोलेंगे, घसीट कर, फिजिकली घसीटना ही जरूरी नहीं होता है। अगर संसद अपने विशेषाधिकार की रक्षा नहीं कर पा रही है, राज्यसभा अपने विशेषाधिकार की रक्षा नहीं कर पा रही है, एक सांसद का विशेषाधिकार जब खत्म हो रहा है तो ये समझिए कि ये घसीट करके ले जाया गया कदम है और संसद की सर्वोच्चता खत्म हुई है, लोकतंत्र जो है खत्म हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या कुछ लोकतंत्र को लेकर के, एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए उन तक आता हूं। राहुल गांधी को सुनिए, लोकतंत्र जिस पर अभी चर्चा कर भी रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, और फिर सीधे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में लोकतंत्र बचा है या नहीं? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। तो ये लोकतंत्र देश में नहीं बचा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। सीधा आना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत कुछ हो रहा है देश में और पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि विपक्ष जो है जहां होना चाहिए वहां है। सदन में भी, सड़क पे भी, सदन में भी आवाज़ उठ रही है। और सदन में जो कुछ हुआ, खासकर कल जिस प्रकार भरी सदन में कार्यवाही सदन की चल रही थी प्रोसीडिंग के दौरान, और वो भी बहुत सही कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर किसी भी ढंग का कोई एफआईआर नहीं, और आप उन्हें सदन से बुलाते हैं। आज उपराष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है वो दलील उनकी कितनी सही है, उपसभापति कह लें जी, कितनी सही है, कितना गलत है, वो तो बाद में वो भी चर्चा का विषय है। लेकिन क्या लोकतंत्र बचा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी चिंता प्रेम कुमार जी कर रहे हैं, जिसकी चिंता राहुल गांधी पहले से कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ जो कुछ आज सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से देखा गया, क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस वक्त हम चर्चा करने बैठ रहे थे उसी वक्त तस्वीरें साझा हो रही थी
ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और 4 दिनों तक ममता बनर्जी दिल्ली में रहने वाली हैं। विपक्षी एकता की बात कभी ममता बनर्जी इसी दिल्ली में 3 दिवसीय यात्रा पे, कभी 2 दिवसीय यात्रा पे, कभी 5 दिवसीय यात्रा पे आती थी, करती थी, लेकिन वो सब कुछ गौण हो गया। और वो भी तब जब राष्ट्रपति का चुनाव सामने था और उनका ही चुना हुआ प्रत्याशी वो दर दर भटकता रहा और आखिर में साथ किसी एक दल का मिला तो वो कांग्रेस था। क्या कहेंगे? राजीव जी, राहुल गांधी जी ने जो बातें कही वो काफी हद तक सही है और मेरे पहले प्रेम कुमार जी ने जो मुद्दे उठाए वे बहुत ही मौजूद हैं। लोकतंत्र की हत्या की बात, संसद की गरिमा की बात, राज्यसभा और लोकसभा के महत्व की बात उन्होंने की है, लेकिन इसमें राज्यसभा के सभापति भी शामिल हैं। ये बात सबसे ज्यादा दुखद है। सभापति जी चाहते तो ईडी को रोक सकते थे। ऐसा लगता है कि ईडी के साथ सभापति जी भी मिले हुए हैं। इस सरकार ने हाल ही में ईडी को अत्यधिक पावरफुल संस्था बना दिया। ईडी किसी को बिना समन के, बिना कारण के गिरफ्तार कर सकती है और अगर वो खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता को राज्यसभा से चलते सदन में ले जा सकती है तो इसका मतलब यह है कि अब ईडी हमारी संसद से ज्यादा पावरफुल हो गई है, यह कहा जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता कितनी भी बात करें, उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जनता जिस रूप में कांग्रेस के साथ आना चाहती थी नहीं आई हुई है। जनता कांग्रेस के साथ उस रूप में नहीं है, यह बात कहना होगी, क्योंकि कांग्रेस को जिस ताकत के साथ आना चाहिए था, पहले आना था, वो कांग्रेस पहले नहीं आई। उदयपुर में मई में सम्मेलन होता है, चिंतन शिविर या जो भी विचार सम्मेलन होता है, उसमें जो फैसले लेते हैं, तय करते हैं कि 2 अक्टूबर से सब हम राहुल गांधी जी यात्रा निकालेंगे देश की। अरे अब आप 5 महीने बाद की कार्य योजना बना रहे हो। 5 महीने में तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। क्या कांग्रेस के नेताओं को उनका राजनीतिक सोच इतना संकीर्ण हो गया, इतनी दूरदर्शिता भी उनमें नहीं कि उन्हें क्या करना है? तो बड़ा दुखद लगा मुझे और आश्चर्य होता है। अगर उदयपुर सम्मेलन के तत्काल बाद कांग्रेस ने अपना अभियान चला दिया होता तो आज कोई ये नहीं कह सकता था कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन या खोई हुई सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ईडी का बहाना है। बीजेपी को इस वक्त पे बहुत अच्छा मौका मिल गया नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। जो केस वैसा ही है जैसा कि बोफोर्स केस हमने देखा, जिस तरह सीएजी की रिपोर्ट रही है, जिस तरह 2G रहा है, जिस तरह कोयला घोटाला रहा है, तो ये सारी बातें जिस तरह होती रही हैं, तो कांग्रेस ये बात समझ नहीं पाई कि जितना प्रोएक्टिव से होना चाहिए था उतनी प्रोएक्टिव वो नहीं रही। और आज 5 अगस्त को उसने ये आंदोलन शुरू किया। 5 अगस्त कांग्रेस के लिए भले ही कोई महत्वपूर्ण दिन न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार का दिन है। इस बात को सब जानते हैं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तोड़ के लिए या देश को एक वोटों के केंद्रीकरण के लिए जो झंडा अभियान चलाया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कब कहा था कि हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बनाएंगे। यानी आप ये देखिए कि बीजेपी के नेताओं की दृष्टि यह है कि हम कैसे वोटों का केंद्रीकरण करें। आप बहुत पवित्र बातें कर रहे हैं कि आप विपक्ष हैं, आप लोकतंत्र हैं, आपको लोकतंत्र की चिंता है, आप सिद्धांतों की पार्टी हैं, सिद्धांतों का परिवार है। भाई, इस देश के लाखों शिक्षक जो है सिद्धांतों पर चलते हैं। वे लाखों शिक्षक सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वे सत्ता की आशा नहीं करते। जब आपको सत्ता की आशा हो तो सिद्धांत तो आपके होने ही चाहिए। आपको सड़क पे आने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि 8 साल, मेरे मन में भी एक सवाल आता है, आम आदमी की तरह मेरे मन में सवाल आता है कि आप ऐसे दिन सड़क पर उतरे हैं या इतने दिनों के बाद उतरे कि लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि ईडी के दबाव के बाद अब आपको शक्ति मिली है। तो कांग्रेस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और केवल सिद्धांतों की बात करने से, सिद्धांत बहुत जरूरी है। सिद्धांतों के बिना राजनीति बेईमानी है। सिद्धांत के बिना राजनीति खत्म हो जाती है। सिद्धांतों के बिना आपका जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन फिजूल है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन सिद्धांतों के साथ कर्म होना चाहिए और आपका लक्ष्य सत्ता पाना है। आपका लक्ष्य कोई
12वीं की परीक्षा पास करना नहीं कि आप दिन रात पढ़ेंगे और परीक्षा पास कर लेंगे। आपको उसके लिए बड़ी रणनीति चाहिए, बड़ा संगठन चाहिए। इन सब बातों पर सोचना होगा। सैद्धांतिक रूप से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। खत्म हो रहा, हाँ भाई, अभी खत्म हो रहा है क्या? अभी 5 महीने से खत्म हो रहा है, 3 महीने से खत्म हो रहा है लोकतंत्र। आपको अब इस बात की समझ आई, अब आप सड़कों पर आए। आप जब लड़ाई का मौका था तो आप विदेश चले गए, लोगों के मन में सीधी बात है। तो कांग्रेस को लोगों की सहानुभूति लेनी होगी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर आई है, ये बहुत अच्छा है। एक मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर भी इसी तरह सड़क पे आते और मुद्दों पर भी आते तो अच्छी बात होती। राजू, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने आज कहा कि वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिटलर कैसे चुनाव जीतता था वो भी उनको पता है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव जीतने के बारे में। सुन लेते हैं, फिर सीधा जेपी सिंह साहब के पास आना चाहूंगा और तमाम मुद्दों पर, तमाम मसलों पर बात करने के लिए। लेकिन पहले राहुल गांधी सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कैसे हिटलर चुनाव जीतता था और कैसे इस देश में चुनाव जीता जा सकता है, उस पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है। तो सुन रहे थे जेपी सिंह साहब राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, चुनाव कैसे जीता जाता है और हिटलर कैसे चुनाव जीतता था, और साथ में हमारे इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है ये बता रहे थे राहुल गांधी। बहुत सारी बातें सियासत की होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की तारीख में महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और उसके अलावा किसानों का एक मुद्दा आज भी जिंदा है। वो मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, किसान अभी नाराज हैं, एक बड़ा वर्ग नाराज है। उस पर भी आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को घंटों चर्चा करनी होगी, क्योंकि किसान भी एकजुट हो रहे हैं। फिर से आने वाले समय में जो हमारे किसान सूत्रों से जो खबर आ रही है, आप लोगों के बीच भी आ रही होगी कि वो लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए किसान की बात बाद में, आज बात महंगाई की। और महंगाई को लेकर के जब कांग्रेस सड़क पे है तो बीजेपी या बीजेपी का मीडिया, भोंपू मीडिया, ये कह रहा है कि ईडी ने जब समन भेजा तो इनको महंगाई याद आ रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, अभी विपक्ष की बात ही नहीं करता हूं, कांग्रेस ने पिछले 8 साल में महंगाई के खिलाफ कभी आवाज बुलंद नहीं की क्या? और क्या अगर नहीं भी की तो आज क्या आवाज उठाना यह दर्शाता है कि चूंकि ईडी ने बुलाया इसलिए आप आवाज उठा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, या कुछ और है, या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? क्या कुछ है, ये बताइए जरा। तो राजीव जी, मैं अपनी बात कहने के पहले एक अहमदाबाद में रहने वाले हमारे लेखक कवि मित्र हैं रामकिशोर मेहता साहब, 4 लाइनें उन्होंने आज हमारे पास भेजी है, मैं उसको आपको पहले सुनाना चाहता हूं। एक छोटे बच्चे ने सवाल पूछा, यदि गिद्ध देश का शासक होता तो। एक छोटे बच्चे ने सवाल पूछा, यदि गिद्ध देश का शासक होता तो क्या जवाब देता बच्चे को कि इसमें यदि लगाने की आवश्यकता? क्या जवाब देता बच्चे को कि इसमें यदि लगाने की आवश्यकता कहां है? मतलब गिद्ध का शासन, इसका अर्थात यह है मेरी तरफ से। असल में जब देखिए 8 साल पहले जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। उस बात की कोई चर्चा आज की डेट में नहीं करता। वो 100 दिन बीत गया, महंगाई जो है वो उस पर जो है वो काबू नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो 100 दिन उन्होंने कहा था, इतने 10 साल का सब गड़बड़ मामला है, उसको ठीक करने के लिए कुछ तो समय दीजिए, 1 साल दीजिए, 1.5 साल दीजिए, तब वो पटरी पर लाइन डोरी जो है वो
से ट्रेन आएगी, तो पटरी पे लाइन डोरी आने के पहले आपका जो है वो मोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, फिर जीएसटी हो गया, फिर एक के बाद एक होता ही रहा, महंगाई जो है वो परोक्ष रूप में चली गई। अब 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, फिर भी इनको महंगाई नहीं दिख रही है। फिर ये नैरेटिव आया कि विपक्ष कहाँ है। अब विपक्ष सड़क पर आ गया तो उनको जो उसको वो ईडी से जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे विपक्ष पहले भी कांग्रेस था, विपक्ष आज भी कांग्रेस है, विपक्ष कल भी कांग्रेस रहेगा। बाकी क्षेत्रीय दल तो छद्म विपक्ष हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जो है वो क्या कहते हैं विपक्ष की राजनीति करते हैं। वो वास्तव में विपक्ष है नहीं, उनका स्वार्थ होगा तो कहीं किसी से भी मिल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की है या किसकी है। तो इसलिए जब जो विपक्ष है वही सड़क पर आएगा, और आज की डेट में ही दो ही विपक्ष मेरी निगाह में, कांग्रेस और लेफ्ट। इसके अलावा बाकी सब जो है मिली जुली कुश्ती वाले हैं। अब आज ही ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से 1 घंटे उन्होंने पता नहीं क्या गुफ्तगू किया है, कल वो मुर्मू से मिलेंगी, 4 दिन के लिए वो वहां पर है। तो अब आप इनको अगर विपक्ष कह रहे हो तो फिर मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ममता बनर्जी विपक्ष है। ममता बनर्जी लाइक माइंडेड विपक्ष है। तो जब विपक्ष सड़क पर आ गया तो आप उसको ईडी कहें या जो कहें, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमेशा ये होता था कि अरे भाई काम करने का मौका दीजिए, वरना अगर कांग्रेस ने शुरू से विरोध करना शुरू किया होता तो यही लोग कहते कि साहब आप तो उनको काम करने का मौका नहीं दे रहे, तो कैसे करे बेचारे, वो तो सरकार में आता ही आपने जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया। तो 8 साल बाद ही सही अगर कांग्रेस सड़क पर उतरी है और कांग्रेस ने इस बात की पहचान की है कि केवल मुंह से कहने से जो है वो नैरेटिव जनता के बीच में नहीं जा रहा है, जब तक जनता के बीच में इसको सड़क पर उतर करके और एकदम आमने सामने खड़े होकर के पानी की बौछार नहीं सहेंगे, तब तक जनता को नहीं लगेगा कि हम विपक्ष है। तो कांग्रेस वो कर रही है, देर से ही सही। तो देर से ही सही, तो इसमें गलत क्या है? और हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है। आप 8 साल में देखिए, राहुल गांधी के अलावा कौन है जिसने विपक्ष का नैरेटिव सेट किया है कि सूट बूट की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है, ये जो है पूंजीपतियों की सरकार है, ये कारपोरेट की सरकार है। इसका एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट किया है ना। आज तक राहुल गांधी के अलावा कौन सा विपक्ष का नेता है जिसने कहा कि प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं? किसी ने कहा? हमने तो भाई नहीं सुना। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो तो हम नहीं जानते। तो सवाल है कि एजेंडा भी तो उन्होंने ही सेट किया है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा था इस सरकार के लिए। क्यों? ईडी का डर है। अब तो राहुल गांधी को जो है 5 दिन ईडी पूछ चुकी, सोनिया गांधी को पूछ चुकी, खड़गे साहब को राज्यसभा से उठा के पूछ चुकी। अब बचा क्या है? अब बचा ये कि रात बिरात जाके उनको गिरफ्तार करके ले जाए तो ले जाए। वो तो कह रहे हैं अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हो तो ले चलो गिरफ्तारी के लिए, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इनकी हिम्मत हो तो ले जाए गिरफ्तारी करके। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपके ऊपर गुजरात दंगे का जो है दाग है, आप तड़ी पार कर दिए गए, आपके ऊपर इतने इतने सब जघन्य आरोप है जो है बाबरी मस्जिद गिराने से लेके दंगा कराने से लेके हर जगह, सावरकर को आज तक आप स्टेब्लिश नहीं कर पाए कि अंग्रेजों से माफी, राष्ट्रहित में अंग्रेजों से माफी मांगते थे। तो आपके पास तो है नहीं, तो आप जो है हम जो है वो क्या कहते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम आपके सामने बट्टा लगाएंगे, हम आपकी इमेज खराब करेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप चोर हैं, आप ये है वो है। अरे प्रमाणित करो ना, 8 साल से तो सरकार है, क्यों नहीं राहुल बडेरा को जेल भेज दिया? जिनको जेल भेजना था वो विदेशों में चले गए, और आपकी ईडी उनको नोटिस भेज रही तो कह रहे हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं फुर्सत में नहीं हूं। नीरव मोदी कह रहा है, क्या कर ले रहे हैं आप उसका? 8 साल आपकी सरकार हो गए, आप अभी तक उसको नहीं ले आ पाए। अब आप हमेशा कहते हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। आपने पनामा पेपर्स में क्या किया? आपने जो है विकीलीक्स वाले जो खुलासे हुए तो उसमें आपने क्या किया? आपने महंगाई के मुद्दे पर क्या किया? और तो आपकी सरकारी सब चीजों के दाम बढ़ा रही है, कुछ नहीं तो वैट उसके ऊपर इतना लगा दे रही। अब दही, खाने की चीजें, होटल, मतलब आपने कोई चीज छोड़ा ही नहीं जिसमें वैट नहीं लगाया। अब छींकने पर वैट लगना बाकी है कि हमने छींका, अच्छा 3 बार छींका, हमने कहा नहीं 2 बार से, अच्छा 2 बार का वैट दो। तो हमने कहा यार हम तो बड़े बुद्धिमान है कि हमने 3 बार छींका था, 2 ही बार बताया था, 1 बार का वैट बच गया, तो जीएसटी दो। तो बात यह है ना कि सवाल इस बात का है कि देर से करना, अगर देर से ही सड़क पर आए तो कोई अपराध है या जनता के लिए लड़ रहे हैं? उनको अकेले उनके ऊपर महंगाई है कि 1400 का सिलेंडर 1100 का सारा पूरा देश खरीद रहा है कि केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खरीद रहे हैं? तो लड़ तो वो आप ही के लिए रहे ना। अब आप उसको जो है स्वीकार कीजिए या ना कीजिए। और बाकी प्रभावित भक्त लोग सबसे ज्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास में
भक्तों की संख्या सर्वाधिक है और सर्वाधिक बजट उनका खराब है। लेकिन भक्त लोग जो है वो हिंदुत्व की चाशनी में या उसके बेहोशी में, अर्ध बेहोशी में इतना डूबे हुए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब इतनी महंगाई में हमको जो है मतलब धकेल दिया गया। यदि की जगह जो है वास्तव में गिद्ध का शासन है, जो ऊपर बैठ के कह रहा है कि गुरु ऐसे ही सरकार चलेगी तो कोई बचेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक आपका जो आपकी जो बातें हैं वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन आपसे पहले प्रियंका गांधी जब हिरासत में जा रही थी, जो पहले भी हमने सुनाया, जब प्रियंका गांधी को एक बार फिर से उन साथियों के लिए सुनाना चाहूँगा जो कह रही हैं कि हम आज महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरे थे, हम उस सिलेंडर को दिखाना चाहते थे जिसे भराना आज की महंगाई में मुश्किल है। उज्ज्वला योजना आप याद कीजिए, और उज्ज्वला योजना की पोल खुद सरकार ने इसी सत्र में खोली है, उसकी चर्चा भी खूब हुई। लेकिन जरा सुनते हैं कि प्रियंका गांधी जब हिरासत में ली गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुन लें। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल मूल मुद्दा उसको उठा रही हैं प्रियंका गांधी। कल उठाया या आज उठाया, बात यह है कि मुद्दे उठने चाहिए। महंगाई की बात अभी सारे हमारे चारों जो पैनलिस्ट साथी हैं सब अपनी बात रख रहे हैं, और यही बात कांग्रेस भी रख रही है सड़कों पे। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले क्यों नहीं उठाती रही। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? क्या पहले और अभी के चक्कर में हम फंस जाएं, या आज जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढें? क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, चूंकि आज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल इस पर भी हो सकता है कि पहले क्यों नहीं बोले या बाद में क्यों नहीं बोले, ये सवाल हो सकते हैं। लेकिन आज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब सरकार सदन में खड़े होकर कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। अभी तक तो सरकार कहती थी कि बोलती नहीं थी, कुछ चुप रहती थी, इधर उधर से लोग बातें करते थे। अब तो सदन में बाकायदा खड़े होकर कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, महंगाई है ही नहीं, और महंगाई अच्छी है। जो डायन हुआ करती थी महंगाई, वो अब डार्लिंग है वो उनके लिए महंगाई। तो इसलिए अब महंगाई पे चर्चा करना निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे ज्यादा बढ़ के बात यह है कि जब विपक्ष को सांप सूंघा हुआ हो, जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, जो असली विपक्ष इस समय कहे जा रहे हैं, और खासतौर से वो डॉक्टर लोहिया के चेले जो कहे जाते हैं, जिनके लिए कहा जाता था कि ये हमेशा लड़ते रहते हैं और जब इनको सरकार से लड़ना नहीं होता तो ये आपस में लड़ते हैं, तो वो आपस में तो खूब लड़ रहे हैं, चाचा भतीजे भी खूब लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई लड़ता वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे समय में अगर सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा तो जनता क्या करेगी? आज आप देखिए सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं, तो चाहे किसी भी क्षेत्रीय दल के समर्थक हों, वो लिख रहे हैं कि बिजली जो है वो कांग्रेस है और नेता जो है, विकल्प जो है वो राहुल। दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके कार्यकर्ता बड़े जो सोशल मीडिया पे हर समय सक्रिय रहते हैं 24 घंटे, वो इस बात को आज लिख रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने कोई उपलब्धि की है इस तरीके की मिला करके। अब जहां तक सवाल ये कि आपको ईडी का जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया से कि साहब ईडी की वजह से जो है वो अभी किया गया है, मान लेते हैं हमने ईडी की वजह से किया हुआ है, तो अब आप ईडी को आप अब तो नहीं भेजेंगे, फिर आपको मालूम पड़ गया कि कांग्रेस प्रदर्शन करने आ गई है, आप तो भेजेंगे अभी भी ईडी को। तो इससे ईडी
अच्छा, अगर आज के ईडी का जो है ये असर होता कि आज की वजह से ईडी जो नहीं जाएगी, ईडी के बचाने के लिए किया जा रहा है, तो 5 दिन आपने राहुल गांधी से पूछताछ की, आपने सोनिया गांधी से पूछताछ की, उस दिन भी प्रदर्शन हुए थे, वो तो ईडी के ही खिलाफ थे। तो जब ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, आप उसको ईडी के खिलाफ प्रदर्शन, आज के प्रदर्शन को आप ईडी के खिलाफ प्रदर्शन मान रहे हैं, तो ये आपके मानने के ऊपर है। लेकिन ये बताइए कि महंगाई के ऊपर आप चिंतित हैं कि नहीं है? सवाल तो ये है ना कि महंगाई है कि नहीं, सरकार मानती है कि नहीं मानती है। अब वित्त मंत्री कुछ कहेंगी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री कुछ कहेंगे, आरबीआई के गवर्नर कुछ कहेंगे, मोदी जी कुछ कहेंगे। अभी देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो विधि विशेषज्ञों से मिले थे 3-4 दिन पहले, और जब वो ज्ञान बांट रहे थे कि अदालतों में जो है न्याय लटका हुआ है और बहुत जो है वो न्याय नहीं मिलता है, तो उसी में वो बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अदालतों के नवीनीकरण के लिए और आधुनिकीकरण के लिए 9,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं पिछले 8 सालों में। तो यानी समस्या को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि समस्या है, आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, उस पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि खर्च किए गए हैं। लेकिन अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए जो है 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए जाते हैं। तो 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाना ज्यादा जरूरी है कि नई अदालतें खोला जाना। और बार-बार जो है सीजीआई भी कह रहे हैं कि अदालतों के ऊपर बोझ बहुत हो गया है और जजों की कमी है, तो जजों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से अपने मनमाफिक लोग जो हैं वो न्यायपालिका के अंदर घुसे रह जाएं। कुल मिला के राहुल गांधी जो बात आज कह रहे थे कि हर इंस्टीट्यूशन पे आरएसएस का कब्जा एक तरीके से हो गया है, तो अब ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि ये एक दिन में नहीं हो गया है, और ये कब्जा जो है वो कांग्रेस के रहते हुए ही शुरू हो गया था। नरसिम्हा राव के समय से ही कब्जा था, और कांग्रेस का उस समय का जो नेतृत्व था वो या तो खामोश बना रहा या उस जो था वो उसको प्रश्रय देता रहा। तो अब राहुल गांधी जो है, जाहिर बात है कि नरसिम्हा राव का, सीताराम केसरी का जो भी किया था वो राहुल गांधी तो अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कर गए उसको राहुल गांधी तो अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकते। तो राहुल गांधी तो जो उनकी कांग्रेस होगी उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक पार्टी के तौर पे कांग्रेस अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि जिस समय इस पे रोक लगाने की आवश्यकता थी उस समय इस पे रोक नहीं लगाई गई। और आज स्थिति राजीव जी ये है कि कोई संस्थान ऐसा नहीं है जहां आरएसएस के लोग नहीं भर दिए गए हैं। मुझको याद पड़ता है कि राहुल गांधी ने ही कहा था कि अगर हम कल को सरकार में भी आ जाते हैं तो भी इनको जो है, जो आरएसएस के लोग सब जगह घुस गए हैं, इनको निकाल पाना बहुत टेढ़ी खीर होगी। और ये निश्चित तौर पर सही बात है कि जिस तरीके से कब्जा कर लिया है आरएसएस ने सारे संस्थानों पे, न्यायपालिका से लेकर के अब जो अगले होने जा रहे हैं हमारे प्रमुख साहब जो हैं, वो बाकायदा हमारे एक बड़े नेता के वकील रहे हुए हैं, और एक सुनवाई में से वो अलग हट गए थे कि उस सुनवाई में जो है वो, चूंकि वो दूसरे पक्ष जो था उसके वकील रहे थे। तो न्याय किस तरीके से होगा? अगर न्यायपालिका में राजनीतिक विचारधारा से और खासतौर से खुले रूप से जो राजनीतिक विचारधारा के लोग रहे हैं, अगर वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि न्याय तो उस तरीके से नहीं होगा, खासतौर से राजनीतिक सवालों पर तो न्याय नहीं होगा। तो ये एक चिंता का विषय निश्चित तौर पर, जिसको राहुल गांधी आज कह रहे हैं और जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हिटलर किस तरीके से जीतता था। जाहिर सी बात है कि हिटलर जब पहले आया था तो अल्पमत में ही आया था, जनता ही लेकर के आई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उसने इसी तरीके से सब संस्थाओं पर कब्जा किया। आज जो स्थिति हो रही है, आप उसको भले हिटलर से तुलना ना करें, आप नरेंद्र मोदी की हिटलर से तुलना ना करें, क्योंकि हर देश की काल परिस्थितियां अलग होती हैं। नरेंद्र मोदी चाह करके भी हिटलर नहीं बन सकते हैं, बनना भी चाहे तो हालांकि उनके मन में होगा। मुझे लगता है कि अब हिटलर की समाधि पर कभी जाएंगे तो कहेंगे मैं बचपन से हिटलर बनना चाहता था। जैसे वो जहां भी जाते हैं कहते हैं मैं तो बचपन से ही बनना चाहता था, तो कह सकते हैं मैं बचपन से हिटलर बनना चाहता था। ये उनका मसला ही, वो बनना क्या चाहते थे, क्या बन गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 135 करोड़ लोगों के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे ज्यादा वो कुछ भी बनना चाहते हो वो सब बेकार है, जो बनना नहीं चाहते थे वो बन चुके हैं। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई से ना वो इनकार कर सकते हैं ना हम इनकार कर सकते हैं, ना 135 करोड़ लोग इनकार कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सच्चाई है, तल्ख सच्चाई है। अब कब तक रहेंगे ये बात अलग है, जनता के हाथ में है कब तक रखती है उनको। हो सकता है 2024 में ही रुखसत कर दे, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो राहुल गांधी जो कुल मिला के जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बातें एकदम ठीक है, और निश्चित तौर पे मामला है। अनम्यूट कर लीजिए प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, निश्चित रूप से हमला बढ़ने वाला है, और हमला पहले तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला किया करते थे ना,
अब तो राजनीतिक दल के साथ में संस्थाएं होती हैं, मीडिया होता है, उसके बाद सब मिल करके हमला करते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि कैसे महंगाई से दूसरे तरफ भटकाने की बात होने लगी है। तो आपसे बातचीत करते करते हमारे पास कॉल आने लगे थे कि अमित शाह जी के बयान पर और वो काला कपड़ा पहन करके जो आज हुआ है उस पर आप हमें समय दीजिए। लेकिन हम आपके साथ हैं, मगर कल तक तो निश्चित रूप से यही विषय अब आगे चलने वाला है। अभी कोई दूसरा विषय नहीं होगा कि काले कपड़े पहन करके आपने क्यों डिबेट कर लिया, क्यों गुनाह कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि कांग्रेस महंगाई पर फोकस करे। वो कहते रहे कि वो कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, तो तुष्टीकरण तो भाई बीजेपी भी कर रही है। तुष्टीकरण क्या बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण नहीं कर रही है? लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए कांग्रेस को। हम लोग तो विश्लेषक, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं पढ़ना चाहिए। कांग्रेस को अगर पढ़ना भी है तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन में राम भक्त भी है, रहीम भक्त भी है, दोनों है। राम भक्त आगे बढ़ चढ़ करके हैं और रहीम भक्त और आगे बढ़ करके हैं। कौन आगे है कौन पीछे नहीं तय कर सकता, क्योंकि महंगाई सबको परेशान कर रही है। श्री राम कभी नहीं चाहते कि आज जैसी महंगाई है वैसी महंगाई हो। क्या श्री राम चाहते हैं कि महंगाई ऐसी हो? इस अंदाज में कांग्रेस को बात करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि वो हिंदू और मुसलमान होकर के जैसी ये कोशिश की जा रही है। तो हमले इस रूप में बढ़ेंगे, हमले इस रूप में हो रहे हैं कि कांग्रेस जो है ईडी के खिलाफ संघर्ष में कमजोर पड़ रही थी, तो उसने महंगाई को मुद्दा बना लिया। ये कांग्रेस के खिलाफ बोला जा रहा है। देखिए, चूंकि ईडी के खिलाफ ईडी ने जब समन किया सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, तो कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमने माना था कि अब नहीं उतरेगी तो कब उतरेगी, तो उतरना ही चाहिए। वो एक्सटेंड होता गया। 3 बार राहुल गांधी बुलाए गए, सोनिया गांधी जी बुलाई गई, तो कई घंटे पूछताछ हुई। तो वही आंदोलन, जब आंदोलन की ऊर्जा जब आई कांग्रेस में, जब घसीट करके जब बस में फेंके जाने लगे, तो वही ऊर्जा आज महंगाई के नाम पर इकट्ठा हुई 5 अगस्त को। 5 अगस्त को तो पहले से प्रस्तावित था कि हमको करना है महंगाई पर। ईडी की पूछताछ की कोई तारीख भी नहीं थी, इसके बावजूद ये किया गया। तो हम ये मानते हैं कि ईडी के विरोध के पर ही सही, लेकिन कांग्रेस ने जो ऊर्जा अपने आप में हासिल की, उस ऊर्जा का इस्तेमाल आज जेन्युइन महंगाई के मुद्दे पर जनता का ध्यान खींचने में हुआ है। लेकिन जनता को जोड़ा जाना अभी भी बाकी है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं, आम जनता को इससे जो जुड़ाव है, जुड़ाव मैंने कहा जुड़ाव है महंगाई से, जनता पे, वो जनता चाहती है कि कोई महंगाई पर बोले, और कांग्रेस बोल रही है, तो जनता का कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को पॉलिटिकल तरीके से जोड़ने का काम करना होगा। देश के अलग अलग शहरों में ये नजारा दिखा, पानी की बौछारें खाते कांग्रेसी दिखे, लाठियां भी चली हल्की फुल्की, धक्का मुक्की तो राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ तो आपने विजुअल भी दिखाया, सांसदों के साथ हुआ। ये सारी चीजें जो हैं ये संघर्ष को बयां करती हैं, ये बेकार नहीं जाने वाली है। जनता के मन मस्तिष्क पर ये बात आएगी कि वो तो बीजेपी ईडी बोलते रहेंगे, रविशंकर प्रसाद जी जैसे व्यक्ति को सुबह से शाम तक लगा दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में जो कांग्रेस कर रही है वो जनता के लिए बोल रही है, चाहे जिस वजह से भी बोले। बोल तो इकलौती कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस इकलौती बोल रही है, तो ये आवश्यकता है। एक बात इसको पूरी तरह से समझ लेने की जरूरत है। राजनीतिक हमले बीजेपी करती रहेगी, चूंकि बेचैन हो गई है। उस कांग्रेस अभी जितनी बेचैन बीजेपी दिख रही है कांग्रेस से, इतनी बेचैन कम अवसरों पर हुई इससे पहले। अभी रियल में बेचैन है क्योंकि जनता का साथ मिला हुआ है। तो राजीव जी, हम संक्षेप में यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं कि ये टसल पॉलिटिकल चलेगा, लेकिन मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ लिया है। कांग्रेस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का आज का जो प्रोटेस्ट है इतना अंदर तक हिलाकर इसने रख दिया कि अमित शाह तक को बाहर आना पड़ा, जिसका जिक्र भी कर रहे थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी। जरा समझना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, क्या अमित शाह का बयान जो अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं इसी बीच जो आया है,
ये बयान, और जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि अभी आने वाले कल तक अगर हम लोग देखें तो उसी पर चर्चा चलती रहेगी। सुबह से एक बयान और भी चल रहा है कि राहुल गांधी, जब हम लोग देख रहे हैं अभी जो राहुल गांधी के बाइट्स जो तीनों हमने आप सबके सामने रखे, वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं और हाथ में उन्होंने ब्लैक कलर की पट्टी बांध रखी है विरोध के रूप में, लेकिन बाद में वो ब्लैक टी शर्ट या शर्ट में आए। इसको भी मुद्दा इन लोगों ने बनाया कि देखिए इन लोगों ने आनन फानन में पूरी तैयारी की, तैयारी इनकी थी ही नहीं। बहुत सारी बातें जो मीडिया के जरिए आई हैं, पहली मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, किसी के जरिए नहीं, सुनी हुई बात आप लोगों तक रख रहा हूं। ये कहने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि राहुल गांधी सफ़ेद कपड़े में आए और उसके बाद ब्लैक कपड़े में पहुंचते हैं, सबने ब्लैक कपड़ा पहन लिया। और अब देख रहे हैं हम कि देश के गृह मंत्री भी सामने आ गए हैं। क्या कुछ लगता है प्रशांत टंडन जी, गृह मंत्री का आना, रविशंकर प्रसाद का आना, संबित पात्रा का आना और बाकियों का आना तो एक अलग मायने रखता है, लेकिन गृह मंत्री का सामने आना क्या कुछ इस आज के प्रोटेस्ट को कितना महत्व दिया जा रहा है? ये तो साफ झलक रहा है कि अब अमित शाह को मैदान में कूदना पड़ा है। हाँ, वो राहुल गांधी उन्हीं की बात कर रहे थे ना। राहुल गांधी ने अपनी सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ना कि 4 लोगों की सरकार है, 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले, तो उनमें से एक आ गए, अच्छी बात है। राहुल गांधी ने उनको एड्रेस किया था, वो आए। और राजीव जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक है, अच्छी बात है। आप आरोप लगाएं, कपड़े वैसे पहन लिए और ये बोल दिया और ये नहीं बोलना चाहिए था, ये तो छीटाकशी, एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लोकतंत्र कब कॉम्प्रोमाइज होता है कि जब आप ईडी को भेजते हैं, इनकम टैक्स को भेजते हैं, सीबीआई के केस लगाते हैं। ये सब आप करें, आपकी अपनी एक पॉलिटिक्स है कि भाई आप रोजी रोजगार और महंगाई, इसकी राजनीति नहीं करते हैं। आप राजनीति करते मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान वगैरह की, तो आप वो कर रहे हैं जहां तक संविधान आपको अलाउ करता है। दूसरी बात, अभी जेपी सिंह साहब बात कह रहे थे कुछ भक्त लोगों की, तो मैं वो भक्त लोगों को 3-4 खुशखबरी दे दूं। एक, संसद पंकज चौधरी, एमओएस फाइनेंस राज्य मंत्री वित्त, उनका बयान मीडिया में आया है कि 8वां वित्त आयोग नहीं, 8वां पे कमीशन नहीं आएगा। तो 8वां पे कमीशन के बारे में बहुत चर्चाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी, वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया पार्लियामेंट में कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। दूसरी एक खुशखबरी और दे दें कि 1,45,000 करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने माफ किया है, और एक विशेष नियम के तहत प्रधानमंत्री ने खुद किया है। उस प्रोसेस को कम करके 36 घंटे के अंदर ये 1,45,000 करोड़ की छूट कॉर्पोरेट टैक्स में दी। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है जो दी गई है। तीसरी मैं खुशखबरी ये दे दूं कि जून में 1,30,00,000 नौकरियां गईं, और इस वक्त बेरोजगारी की दर 7.5 है, 7.5, जो कि अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। बाकी इन्फ्लेशन 7% है, सब्जियों का इन्फ्लेशन 14% के आसपास है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 15.18 है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर की तो हम लोग जान ही रहे। अब वो पूरे पुराने अपने वित्त मंत्री जयंत सिन्हा जी की सब्जी मंडी कहाँ है, वो अगर बता देंगे देश को तो बड़ा लाभ होगा, क्योंकि 14-15% की तो मतलब वो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 14.6 सब्जियों पे इन्फ्लेशन है। तो वो सब्जी मंडी मिल जाए तो हम लोग भी उस तरफ जाएं और उनसे कहें कि भाई वो ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी शुरू करें। लेकिन ये 3-4 खुशखबरियां जो है उनको देनी थी जिनको, और उनके साथ एक सलाह मैं और दे दूं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहेंगे जो आए,
तो एक तो ये, दूसरी बात देखिए, जो जो बात हम लोगों ने शुरू में कही थी कि जो मुझे लग रहा है कि आपने भी कहा कि किसान आंदोलन तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 दिन बाद आरजेडी का एक बड़ा प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ। तो आज के प्रदर्शन से ये अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है, और वो प्रोसेस अब यहाँ से 2024 के इलेक्शन का एजेंडा तय करेगा, और जो उसमें साथ आएगा वो विपक्ष में का कहलाएगा, और जो पीछे की पॉलिटिक्स करेंगे वो विपक्ष नहीं होंगे। जनता उनको विपक्ष नहीं मानेगी। बस सिंपल सी बात है। तो सब लोग हम जानते हैं कि जो लड़ता है वही देखा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस वक्त जो दिख रहा है वही बिकेगा। जो दिखता है वो बिकता है। और अभी कांग्रेस सड़क पर दिख रही है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत होगी? जरा समझते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या लगता है ये जो आगाज है ये अंजाम तक पहुंचेगा? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी बातचीत में निष्कर्ष निकला कि 70 साल के हमारे लोकतंत्र के सामने खतरा है। ये 70 साल का लोकतंत्र तो है ही, लेकिन आप याद कीजिए कि लड़ाई शुरू हुई थी 1885 से या 1857 से, जब आजादी मिली। तो उस अवधि को भी अगर शामिल किया जाए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसने हमें एक महान देश के रूप में बनाने की हमने कोशिश की थी। अब जो संकट आए हैं उस पर सैद्धांतिक बातें एक तरफ है और व्यवहारिक बातें एक तरफ है। सिद्धांत अपनी जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी कांग्रेस को इस बात का एलान नहीं है कि उसका मुकाबला किस शक्ति के साथ है। अंग्रेजों के साथ लड़ना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा लड़ना मुश्किल अभी है, क्योंकि अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके साथ देश के एक बड़े वर्ग का, जो धर्म के नाम पे बटा हुआ है, वो उस सरकार के साथ। तो अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई मौका नहीं था, फिर अंग्रेजों की इतनी संख्या नहीं थी। और अब जो लड़ाई है वो लड़ाई ज्यादा चतुर लोगों से है, ज्यादा ऐसे लोगों से जिनके कोई सिद्धांत नहीं है। आप अंग्रेजों को बुरा कह सकते हैं, अंग्रेज बुरे थे भी, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में जो हमारे आधुनिक अंग्रेज हैं उनकी तुलना करें, जिस तरह का बर्ताव अभी हो रहा है। अभी हमने देखा संसद की कोई गरिमा नहीं रह गई। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति महोदय खुद, क्या यह संभव था कि सभापति की अनुमति के बिना ईडी का कोई अधिकारी किसी सांसद को ले जाए? संभव नहीं था, लेकिन यह किया। तो एक बात है कि सत्तारूढ़ पक्ष इस बात के लिए पूरी बेशर्मी से सामने आ गया है कि हम तो बेशर्म है ही, और हमें हमारे हितों के अलावा कोई चीज दिखती नहीं है। हमारे कोई बहुत उस तरह के सिद्धांत नहीं है, हमारा सिद्धांत केवल सत्ता है। और आप देखिए लगातार जिस तरह से काम हो रहे हैं, ऐसे लोगों से जूझना है अब कांग्रेस को जिनके सिद्धांत बहुत ही अलग हैं या नहीं है या खराब हैं, जो भी कहें। तो कांग्रेस को इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अभी कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहां तक पहुंचना ही उनका उद्देश्य रहा होगा सत्तारूढ़ दल का, क्योंकि न तो राहुल को गिरफ्तार किया जाएगा, न सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। वे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अंजाम बहुत भीषण हो सकते हैं, यानी कांग्रेस में नई जान आ सकती है। और लड़ाई का नियम यही है कि सारे सिपह सालारों पर हमला किया जाए। तो एक एक करके कांग्रेस के सारे सिपह सालारों पर हमला हो रहा है जो कांग्रेस में सक्रिय हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया जी को ज्यादा छेड़ा नहीं जाएगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया जाएगा ताकि वे उनका मनोबल नीचे हो। ये उनकी रणनीति मुझे लगता है कि हो सकती है, लेकिन सत्तारूढ़ दल या बीजेपी कोई पस्त वस्त नहीं है। जैसा कि हेडिंग में आपने कहा, मैं कतई सहमत नहीं हूं कि राहुल प्रियंका के आगे बीजेपी पस्त है। बीजेपी बिल्कुल पस्त नहीं है, वो अपनी खाल में मस्त है और पूरी तैयारी कर रही है। 15-15 रुपए में झंडा खरीदो, भारत माता की जय बोलो, तिरंगा लहराओ। तो लड़ाई कांग्रेस को बहुत लंबी लड़नी है और कोई बहुत जल्दी उसका नतीजा निकलेगा। देखिए, आजादी हमने पाई बहुत लंबे संघर्ष के बाद,
बीजेपी ने सत्ता पाई 75 साल के संघ के संगठन के सहयोग के बाद और लगभग 40 साल के संघर्ष के बाद जनसंघ के साथ जोड़ दो तो और ज्यादा होता है। तो अभी कांग्रेस को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और ये केवल इब्तिदा है और आगे क्या होगा मुझे इसका इंतजार है। मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को और ज्यादा ताकत की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, तत्काल फैसले लेने की जरूरत है और उन फैसलों पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि सैद्धांतिक बातें तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही, लेकिन कितने लोगों के हित इस सरकार से जुड़े हुए हैं। आप देखिए जो निजीकरण हुआ है, बसें सरकारी हो गई, रेलवे स्टेशन सरकारी, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आप देखिए कि एक कार की बुकिंग शुरू होती है और आधे घंटे में 1 लाख कारें बुक हो जाती है, जो 15 लाख की कार है। तो एक ऐसा वर्ग इस देश में पैदा हो गया है जो मध्य वर्ग कहलाता है या उच्च मध्य वर्ग कहलाता है। उस उच्च मध्य वर्ग के सारे हित ये सरकार जानती कि वो वर्ग कैसे आएगा। और दुर्भाग्य की बात है कि वो वर्ग इतना प्रभावशाली है कि वो बीपीएल वाले लोगों को या दरिद्र लोगों के हित में वो नहीं सोचता, वो अपने हित सोचता है और उन लोगों को वो अपने रेवड़ की तरह, अपने चरागाह की तरह इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि हमें जो दिख रहा है उससे ज्यादा लंबे संघर्ष की जरूरत कांग्रेस को है। उन्हें और संगठन में जान फूकनी होगी, जेल जाने की तैयारी करनी होगी और ऐसे बहाने ढूंढने होंगे कि कब उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाए। क्योंकि जब तक राहुल और प्रियंका और सोनिया जेल नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस में और शक्ति नहीं आएगी, ये मेरा निजी मानना। आप देखिए कि एक बार इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा और इंदिरा गांधी ने उसके बाद क्या किया। इंदिरा गांधी के जेल जाने के बाद जनता दल के क्या क्या हर्ष हुआ। तो ये बात पुराने दूध के जले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुराने जनसंघ के थे और वे ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि ये सरकार इतनी निर्मम है कि ये अपने ही लोगों को जो जरा तेज चलता है उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजने में कतई देरी नहीं करेगी। तो आप देखेंगे कि हमारे देश के कई नेता जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो जल्दी ही मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएंगे और प्रदेश में तो ऐसे बहुत से होने लगे हैं। तो उसके नतीजे बीजेपी को मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है। राजीव जी। बिल्कुल, जेपी सिंह साहब के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उनसे पहले प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाहते थे। जी प्रेम कुमार जी। जी, मैं बस एक बात जोड़ना चाहता था कि आज के दिन में 3 तस्वीरें एक साथ जो दिखी ये बहुत मार्केबल है, महत्वपूर्ण है कि एक परिवार, जिस पूरे कांग्रेस को परिवारवाद के साथ देखा जाता है, मैंने पहले भी कहा कि ये परिवार एक अलग किस्म का परिवार रहा है। मैं उसको आपके पिछले डिबेट में मैंने कहा था, उसको बिना दोहराते हुए कहूंगा ये जो 3 तस्वीरें दिखी हैं कि जिसमें प्रियंका भी नेतृत्व कर रही है, राहुल भी नेतृत्व कर रहे हैं और सोनिया गांधी भी नेतृत्व कर रही हैं, ये पहली बार ऐसी तस्वीर आई है कि पूरा परिवार सड़क पर और पूरा परिवार संघर्ष में। तो इस तस्वीर के बहुत बड़े मायने होंगे कांग्रेस को फिर से जिंदा करने में, क्योंकि कांग्रेस जो पूरी कांग्रेस है ये गांधी नेहरू परिवार के सैक्रिफाइस से सिंचित है, अदर देन दूसरे सैक्रिफाइसेस जो आज जो मौजूद लोग हैं उसमें इस पूरे परिवार का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। और एक बार फिर ये पूरी शिद्दत के साथ सैक्रिफाइस करते हुए सड़क पर हैं, एक मुद्दे के साथ हैं, महंगाई जैसे मुद्दे के साथ हैं, और एक जो नारा दिया है, जो ताली बजा रही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारा तो आप मान लीजिए जनता की जुबान पर चढ़ जाने वाला नारा है। आने वाले समय में ये गली गली में गूंजेगा नारा, ये वो नारा है। तो एक नारा फूंक दिया गया है, तीनों सड़क पर उतर गए हैं। अब आगे हम वो उम्मीद जो जनता में है कि कौन होगा जो महंगाई की बात को उठाएगा, कौन होगा जो झूठ का पर्दाफाश करेगा, तो उस उम्मीद को जिंदा करने के लिए ये आज की तीनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती हैं तीनों तस्वीरें। लेकिन इन तीनों तस्वीरों से, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों का सड़क पर आना, संघर्ष करना, कांग्रेस क्या पुनर्जीवन या पुनर्जीवित कहें हो पाएगी,
कांग्रेस का पुनर्जीवित होना इस देश के लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है, ये आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। यही यहाँ समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं अपने पांचों पैनलिस्ट साथियों के जरिए। आइए जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधे आना चाहूंगा जेपी सिंह साहब के पास। समय बहुत बीत चुका है और गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज 5 अगस्त और 5 अगस्त बीजेपी चाहती थी कि राम मंदिर के शिलान्यास के रूप में इसे आज एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाए, पूरा देश मनाए। बीजेपी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को 3 भाग में बांटने वाले दिन के रूप में इसे याद किया जाए, लेकिन बाजी जो है उस हाथ से इस हाथ में आ गई और फिर देश के गृह मंत्री को बाहर निकल कर आना पड़ा और उन्होंने जो बातें कही ये आप सबके सामने हैं। इनके अलावा राहुल गांधी ने सुबह सुबह लोकतंत्र को लेकर के, हिटलर को लेकर के, गांधी परिवार को लेकर के, देश में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जन मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के जो बातें रखी हैं, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधा जेपी सिंह साहब क्या कुछ कहेंगे? संघर्षों की बात हो रही है और जितना कुछ अभी कर रही है कांग्रेस वो कम है, कहना है हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का। क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय में और क्या कुछ हम लोग देख सकते हैं? देखिए, मैं इसके पहले जो अपने मित्रों ने अभी कई बातें कही उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात हुई काले कपड़े के बारे में, और गृह मंत्री ने जो फिर सफाई दी कि आज क्या दिन ऐसा था और इसको इन्होंने खराब कर दिया है या इसके लिए इन्होंने तुष्टीकरण चुना। मैंने आज भी ये हिंदू मुसलमान करने में बाज नहीं आया क्योंकि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इन्होंने क्या तो घोषणा की थी कि जो है वो ये आज का दिन 5 अगस्त को जो है कोई विशेष रूप से जो है पर्व के रूप में भाजपा मनाएगी या पूरे देशवासी मनाए, थाली घंटा बजाएं, दिया जो है छत के ऊपर जलाएं। अब चूंकि वो काला दिवस मन गया, पार्लियामेंट में काला कपड़ा पहन के लोग चले गए, तो अब उसके जवाब में कहने के लिए उनको कुछ तो कुछ चाहिए था ना। कि मेरे समझ से उन्होंने ये सब इसलिए 5 तारीख से जोड़ा। दूसरी बात, काले कपड़े से हमारे प्रधान सेवक को इतनी चिढ़ है कि अगर आप लोगों में से किसी को प्रधान सेवक की जनसभा अटेंड करने का कोई मौका मिला हो तो आप समझिए काले रंग का बैग, काले रंग का रुमाल, काले रंग का कुछ भी लेकर के उनकी सभा में जाना वर्जित है। और वहां इतना पुलिस फोर्स रखता है कि अगर कोई किसी ने गलती से कोई काला कपड़ा या काली चीज लेके चला गया तो वो लहराने के पहले ही उसको जो है वो क्या कहते हैं, पुलिस और गुप्तचर लोग जो एलआईयू के एजेंट है वो लोग उनको दबोच लेते हैं। इनको इतना काले से चिढ़ है। मैं तो कांग्रेस में अगर सक्रिय राजनीति में होता तो मैं तो ये कहता कि कल से हम लोग लगातार 15 दिन लोकसभा जब तक चलेगी काला कपड़ा ही पहन के लोकसभा में जाएंगे। देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में प्रधान सेवक आते हैं कि नहीं हमारा काली शर्ट और काला कुर्ता देखने के लिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि काला उत्तर भारत में भले खराब माना जाता हो, दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा का जो है वो काला जो है क्या कहते हैं वो है प्रतीक है। वहां आप काली लुंगी पहन के वहां के मंदिर में जा सकते हैं, चेक वाली लुंगी पहन के नहीं जा सकते। काला वहां कतई खराब नहीं माना जाता दक्षिण भारत में। खैर, दूसरी बात, आपका हिटलर आजकल आपके इसके ऊपर डिस्कवरी प्लस पर एक हिटलर पर जो है वो डॉक्यूमेंट्री चल रहा है। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को अगर देखने का अवसर मिले तो अवश्य देखें। आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हिटलर मतलब क्या। मैं उसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, राहुल गांधी ने तो खैर नाम भी ले लिया, भाई बड़े नेता है, लेकिन आप खाली उसको जो अगर वृत्त चित्र देख लें तो हिटलर मतलब क्या कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। आपको चाल चरित्र और चेहरा आपको उसमें लगेगा कि इसकी जगह कोई किसी और की भी तस्वीर होती, किसी गिद्ध की, तो भी जो है सटीक बैठता, कोई उसमें विशेष अंतर नहीं होता। तीसरी बात, आप रेवड़ी बांटने की बात प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले चली। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना जो शुरू किया था वो रेवड़ी नहीं थी तो क्या था। ये जो 5 किलो अनाज में प्रधानमंत्री ने अभी तो उत्तर प्रदेश और तमाम इलेक्शन में जो भाजपा को जीत मिल गई 5 किलो अनाज पर, ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है। तो सवाल इस बात का है कि आप रेवड़ी बांटे तो बहुत अच्छी बात है, और जब दूसरे जो है रेवड़ी की घोषणा कर रहे हैं तो फिर आपको लगता है कि अरे ये तो वो मान जो है वो बिजली फ्री दे रहा है। केजरीवाल जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने भी बिजली फ्री देने की योजना
की घोषणा कर दी, तो आपके मंत्री ने कहा कि हम अब बिजली का दाम आधा कर देंगे। वो आज तक शासनादेश का पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है। तो वो कुल मिला के ये है कि जब रेवड़ी आप अगर सत्ता में रह के शुरू करते हैं, तो विपक्ष भी आपसे मुकाबला करने के लिए अगर रेवड़ी की घोषणा करता है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपने रेवड़ी की घोषणा नहीं की। आखिर उज्ज्वला योजना क्या है? 5 किलो अनाज क्या है? इस तरह की तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है, वो सब रेवड़ी नहीं है तो क्या है? इसके अलावा आपका जो है वो मूल्य सूचकांक जो आपके इन्होंने कहा कि साहब जो है सब्जी हमको जो है 8 साल पहले के दाम पर मिल रही है। तो भाई साहब सब्जी, दूध, बाटा के जूते से अगर आप तुलना करें कि बाटा का जूता जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, आजकल और भी कंपनियां मल्टीनेशनल आ गई हैं, उनके जूते के दाम से अगर दूध, सब्जी, चावल, आटे का जो है आप जो है दाम की तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में इनके दाम में जो है उस तरह बढ़ोतरी नहीं हुई जैसे बाटा के जूता और जो है तमाम और मल्टीनेशनल्स का जो है जो पैसा बढ़ गया है। तो और फिर जो आपका मूल्य सूचकांक है वो केवल 30% आपके रोजमर्रा की चीजों के आधार पर तय होता है, 70% छोड़ दिया जाता है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो ये मूल्य सूचकांक है इसका जो है अवैज्ञानिक है, इसका जो तरीका, इसमें तमाम चीजें छूट जाती हैं। तो वो जो चूंकि मंत्री रह चुके हैं जयंत सिन्हा जी, तो उन्होंने जो कहा वो सरकारी भाषा बोला कि साहब हमको तो सब्जी उसी दाम से मिल रही है। अगर सब्जी बाटा के जूते के दाम के आधार पर हो जाती तो लंका की स्थिति हो जाती भारत में। आप रोज जो है नैरेटिव फैलाते हैं कि पाकिस्तान में भूखे मरने की स्थिति, अब पाकिस्तान भूखे मरने जा रहा है, भूखे मर गया श्रीलंका। पाकिस्तान तो अभी भी चाहे जितने क्राइसिस हो अभी भूखे तो मरने की स्थिति नहीं आई। हाँ, भूखे मरने की स्थिति आपके यहां जरूर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो भी किया है इसको और पहले से करना चाहिए। और आप समझिए कि सड़क पर ही विरोध हो सकता है, केवल बयानबाजी से विरोध नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ने जितनी देर से समझा लेकिन दुरुस्त समझा और अब इस पर पालन करने की जरूरत है। और कांग्रेस ने जो ईडी का विरोध किया जिस तरह, उससे जो है कांग्रेस में ये बात कांग्रेस के नेताओं में आ गई कि जो है सड़क पर विरोध करने के अलावा किसी भी फासिस्ट सरकार से लड़ने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुंह जबानी कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मुंह जबानी कहेंगे गोदी मीडिया आपको दिखाएगी नहीं। आप सड़क पर आगे सीन क्रिएट करेंगे तो गोदी मीडिया मजबूरी में उसको दिखाना पड़ेगा, भले छोटी सी क्लिप दिखाए आप। जी बिल्कुल, लेकिन आज दिन भर गोदी मीडिया को कवर करना पड़ा, दिखाना पड़ा क्या कुछ चल रहा है सड़क पर। भले ही उसके एंगल को आप चेंज करें, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस विजुअल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी अगर वहां बैठकर तालियां बजा बजा करके और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं, बैरिकेड्स तोड़ रही हैं, कूद रही हैं और घसीट करके उनको ले जाया जा रहा है, तो इस विजुअल्स को आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। प्रशांत टंडन जी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है टेलीविजन की दुनिया में, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी कुछ जोड़ना चाहते थे जेपी सिंह साहब की बातों में, जरा अमलेंदु जी जल्दी से। हाँ, बस एक मिनट दो बातें जोड़ूंगा। एक तो काला रंग पे आपत्ति उनको है जिनकी टोपी काली है। अब मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी और मोहन भागवत जी से कह रहे हैं कि 5 अगस्त को जो है काली टोपी मत लगाना। हो सकता है उन्हीं को कह रहे हो। आरएसएस की तो सिर की टोपी काली है, तो अभी काले से उनको क्या आपत्ति है मुझे पता नहीं क्या आपत्ति है। भाई कांग्रेस ने अगर अपना काला रंग का विरोध किया तो वो तो उनका ठीक है, लेकिन अमित शाह जी को काले से क्या आपत्ति है? तो अब ये तो समझ में नहीं आता। दूसरा ये कि महंगाई की बात जो है, देखिए सीएनजी के दाम उत्तर प्रदेश में पेट्रोल से ज्यादा हो गए, और सीएनजी रूस से नहीं आ रही है, सीएनजी अमेरिका सऊदी अरब से नहीं आ रही है, सीएनजी कृष्णा और गोदावरी के बेसिन से निकल रही है, जहां से अंबानी जी उसको गैस निकालते हैं और खोद किया ओएनजीसी ने। और जो 20 रुपए किलो जो सीएनजी हुआ करती थी उसके दाम जो है वो 96 और 97 रुपए किलो हो गए। तो ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? जनता भी से समझ रही है। जी सोचना होगा, काली टोपी और साथ में सीएनजी के दाम, इन दोनों बातों बहुत सटीक विश्लेषण आपका अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रशांत टंडन जी आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो कहा जा रहा है बार बार, एक मुहावरा बन गया कि विपक्ष सड़कों पर आए। तो विपक्ष सड़कों पे रहता है। प्रियंका गांधी हिरासत में ली जा चुकी हैं, उनके कपड़े खींचे गए थे, हाथरस में हाथापाई हुई राहुल गांधी के साथ। ये सब आज की बातें नहीं है। तो और कई मौकों पर
ये हमें लगता है कि लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती, वो किसी और सड़क पे खड़े हुए हैं कहीं और। भाई जो सड़कें हमको दिख रही हैं वो उन सड़कों पे तो विपक्ष है, और केवल राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं, दूसरे लोग भी हैं, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, दूसरे लोग भी हो, शिवसेना हो, वो विपक्ष में है। दूसरी एक बात देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2011 से 2014 तक इस देश में आंदोलन का माहौल था पूरा, जंतर मंतर से लेके पूरे देश में। मुझे बता दें, और फुटेज कोई हो तो निकाल के दिखा दें कि क्या नरेंद्र मोदी एक बार भी सड़क पर आए? तो विपक्ष में थे। कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री तो आज सड़क पर थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों थे। तो ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए सड़क पे आई। नरेंद्र मोदी कभी भी विपक्ष में जब भी रहे हैं, जितना समय भी, एक बार भी सड़क पर नहीं आए। इनको कॉर्पोरेट ने बनाया है, ये कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट है, कॉर्पोरेट ने बनाया। वो उनके लिए मीडिया किया, हिंदू मुसलमान नैरेटिव ढूंढा, वो सब किया उनके लिए। मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है वो, और ना राजनीतिक ढंग से लड़ सकते हैं। उनको हम सुपरमैन मानते रहे, लेकिन वो इतिहास तय करेगा कि वो सुपरमैन थे कि वो मामूली व्यक्ति थे, और क्या कोई चमत्कारी व्यक्ति थे और अब्राहम लिंकन के बराबर थे कि नेहरू के बराबर थे, वो तो इतिहास बताएगा। लेकिन मेरा जहां तक जानकारी है, नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कभी सड़क पर नहीं आए। जी, बस एक ही समय, वो भी जब राम मंदिर के लिए जो रथ यात्रा निकली थी, तो उसमें आप याद कीजिए कि पीछे नरेंद्र मोदी जरूर दिखाई देते थे, लेकिन वो इंतजाम करता। जी प्रशांत जी की आवाज बढ़ाइए। भाई इंतजाम करता थे वो, सड़क पर तो आडवाणी थे। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं, वही मैं भी कह रहा हूं कि अगर सड़क पे दिखाई दिए तो वो भी पीछे दिखाई दिए, इंतजामकर्ता के रूप में, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंतजामकर्ता के रूप में। लेकिन सड़क पर अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, और ऐसे तमाम नेता थे। खैर, तो ये चर्चा जारी रहेगी दोस्तों। आज समय खत्म हो चुका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। जी जेपी सिंह साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं प्रशांत, मैं ये कह रहा हूं कि राजीव जी, मैं तो अयोध्या में भी देखा ना, बाबरी मस्जिद के गिरने के पहले भी देखा कि वहां उमा भारती थी, विनय कटियार थे, अशोक सिंघल थे, वहां आडवाणी थे, उमा भारती थी, तमाम नेता थे, मुरली मनोहर जोशी थे। कहाँ थे ये? किसी कोई फोटो है अयोध्या में? कभी किसी आंदोलन या सड़क में नहीं रहे भाई, वो कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट हैं। जेपी सिंह साहब, देखिए, मैं भी यही कहने वाला था कि क्योंकि 92 में अयोध्या के कवरेज में मैं भी वहां था, वहां दूर दूर तक मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़े थे, और मोदी तब बहुत ही छोटे स्तर के नेता थे। उनका इतना वो कद भी नहीं था कि वो जाकर के इन नेताओं के बीच में उनका शुमार होता। वहां वो अगर जाते भी तो एक बहुत मामूली कार्यकर्ता के रूप में जाते। बाबरी विध्वंस के पहले जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी थी, जिसमें कोठारी बंधु मारे गए थे, जिसमें इन्होंने दुनिया भर का एक रूपक फैलाया था कि जब पूरा जो है सरयू नदी लाल हो गई तो ये हो गया, उसमें भी नहीं थे मोदी, आपसे बता रहे हैं। और उस समय मोदी की कोई व्यक्तिगत रूप से पार्टी में इस तरह की हैसियत नहीं थी कि वो जो है किसी महत्वपूर्ण पंक्ति में आकर के खड़े होते। तो इसलिए ये जो बात आप कह रहे हैं कि कारपोरेट को तो सभी पार्टियों में है, अगर इनमें भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय काफी दिनों से हमारी सरकारों को कारपोरेट ही चला रहे। जी खैर, बांग्लादेश की आज़ादी में भी मोदी साहब थे, और ऐसे बहुत अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग बातें बीच बीच में आती रही हैं। तो चलिए, कहीं भी थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। 137 करोड़ की आबादी वाला बड़ा देश, उसके प्रधानमंत्री और विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जो
मोदी जी को बिल्कुल दिलो जान से जो चाहने वाले लोग हैं वो मोदी जी को कहां मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, चर्चा मोदी जी की नहीं, चर्चा कांग्रेस की हो रही है और कांग्रेस इस वक्त सड़कों पे है, जिसे सड़कों पे होना चाहिए एक विपक्षी दल के नाते भी। और देश में जो समस्याएं हैं उसको अगर विपक्षी दल नहीं उठाएगा तो आखिर उठाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को छोड़ते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, जेपी सिंह साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों को और साथ में प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम की आप लोगों ने शोभा बढ़ाई। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, बहुत देर से आज 1 घंटा 34 मिनट का कार्यक्रम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा और बहुत आप तमाम साथी बहुत सारे कमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, समय खत्म हो चुका है। लगातार कमेंट नज़रों से गुजरता रहता है, जो भी लिखते हैं आप लोग, कोई भी कमेंट छूटता नहीं है। मैं जब कुछ बोलता हूं तभी कुछ कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं, हो सकता है उसमें कोई कमेंट छूट जाए, वरना एक एक कमेंट बाद में भी हम लोग देखा करते हैं, हमारी टीम देखती है और उस पर गौर फरमाती है, रिसर्च करती है कि आप लोगों ने लिखा क्या। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के कमेंट्स, जरूर पढ़िए, जरूर लिखिए कमेंट्स कमेंट बॉक्स में, और चाहे हमारे पक्ष में लिखें, इस चर्चा को चर्चा आपको पसंद आए तब, न पसंद आए तब, लेकिन लिखिए ज़रूर, ताकि आपकी बातें देश दुनिया तक पहुँचें। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषक दोस्तों साथियों के साथ में, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।